जब आप जबलपुर में नौकरी कर रहे थे जी। और संन्यास उस समय हो गया था, नहीं हुआ था? जबलपुर में हाँ, संन्यास तो यहाँ यही हुआ था जी। तो चलिए शुरू कर 90s। आप ये बताइए कि आपकी नज़रों में संन्यास क्या, ओशो की नज़रों में संन्यास क्या, हाँ। आपका संन्यास कब हुआ और कैसे हुआ? हमारा संन्यास देखिए, झूठ तो हमसे बोला नहीं जाता। सच ही सुनने बैठे हैं हम भी। संन्यास देना शुरू कर दिया जनाब ने। मैं यहाँ से गया लुधियाना, ओशो आए बम्बई से लुधियाना, 4 दिन का प्रोग्राम। वहाँ से आए दिल्ली, हवाई जहाज़ से इनको विदा किए बम्बई के लिए, और हम 2 दिन रुक के फिर आए अहमदाबाद। अहमदाबाद में कोर्ट में पेशी थी इनकी ओशो की, तो वहाँ पहुँचना चाहते थे, मैं लेट पहुँचा। उसके बाद फिर आजोल में कैंप था, तो आजोल से फिर कैंप ख़त्म 3 दिन। उसके बाद फिर बम्बई गए, CCI चैम्बर्स जहाँ पहले रहते थे वहाँ रहे। सब मिला के 24 घंटे की छुट्टी ले गया था, 24 दिन की। तो अगस्त की बात है। तो 29 से 30-31 को तो कार्यक्रम आजोल में ही था, यहाँ लग गया था। तो मतलब फिर लौट के हमें इतनी जल्दी ना छुट्टी मिलती जाने की मनाली, और ना मेरे पास पैसे थे। हालांकि एक ने कहा तो वहाँ कमरा, हमारे लिए कमरा वो बुक करके रखा था, 2 दिन हमारे लिए बेड था। जब 2 दिन नहीं गया तब तीसरे दिन किसी को दिया बंदे ने, तो नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने, नहीं तो पहले ग्रुप में मैं होता संन्यास। तो उसके बाद फिर उन्होंने संन्यास देना शुरू किया 26 सितंबर 1970 मनाली में। और मैं गया यहाँ से संन्यास लेने, तो BT पहुँचा, वहाँ से रिंग किया। मतलब आप मुंबई पहुंचे, मुंबई में आपका संन्यास हुआ? बम्बई में नहीं हुआ। जब रिंग किए वुडलैंड, तो ईश्वर बाबू मिले, तो उन्होंने बताया कि आपका संन्यास कहाँ हुआ? पूना में। पूना में। 70 तो आप यहाँ से मुंबई पहुंचे? बम्बई से पता लगाए, वुडलैंड रिंग किया, तो ईश्वर बाबू ने अटेंड किया। बोले कि आचार्य श्री तो वहाँ गए पूना, लेक्चर हो रहा है गीता के चैप्टर 3 पे। तो बोले आइए। हम बोला नहीं आएंगे, नहीं हम वहीं जाएंगे। तो दूसरी ट्रेन में बैठे पूना गए, और अगले दिन फिर संन्यास हुआ हमारा पूना में ही जी। गीता पे बोल रहे थे 3रे अध्याय पे 71 में। तो कहा जाता है ओशो संन्यास के लिए लोगों को चुनते थे, तो आपका कोई ऐसा चुनाव हुआ था या आपको जबलपुर में ही बता दिया गया था कि आपको जाके संन्यास लेना है? नहीं, हमें चुनने का सवाल नहीं था, ऐसा चुनने का सवाल नहीं था। लेकिन जबलपुर का एक दोस्त है मेरा, नारायण प्रसाद श्रीवास्तव, उसका घर रास्ते में पड़ता था। जब भी मैं ओशो के पास मिलने जाता तो उसके घर देख लेता था। अगर इसको टाइम है तो चले मेरे साथ, तो जाता था। कभी बाजार जाना नहीं जाता था, कभी ड्यूटी पे नहीं जाता, तो कभी है तो चलता था। तो एक दिन आया नारायण, हमसे बोला कि संन्यास लेने चलना है। हम बोला नहीं, अभी हम ऐसे न जाएंगे। अरे बोले, हम बोला हम 4-6 महीने बाद देखेंगे। अरे बोले अभी लेक्चर सुन के आ रहा हूँ, बोल रहे हैं अगले क्षण का भरोसा नहीं है, तुम 6 महीने बाद बोल रहे हो। हम बोले यार तुम्हारी बात का तो जवाब नहीं, बात सही है, अगले क्षण का भरोसा नहीं, लेकिन मैं एक पत्र लिखूँगा, और जवाब में क्या आता है तब मैं उस समय तय करूँगा कि कब संन्यास लेता हूँ। तो मैंने भाई पत्र लिखा ओशो को, और पत्र में क्या लिखा है, ये तो कह रहा झूठ नहीं बोलूँगा। उसमें लिखा कि आचार्य श्री, 71 की बात है, और जो वो दशा थी बुद्धत्व की वो 66 की बात थी, 66 थी, और मन की ही उच्चतम अवस्था थी। तभी तो फ्लक्चुएट करता है मन। तो मैंने पत्र लिखा भगवान को कि आप संन्यास देना शुरू किए हैं, और आप कहते हैं कि जड़ मजबूत हो तभी पौधे में फूल फल लगते हैं, और यहाँ जड़ की दशा यह है कि अगर हम चाहें भी संन्यास लेना तो हो सकता है 2 जोड़ी कपड़े गिरवी न बनवा पाएँ। और दूसरी बात, अभी मैं सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे जुवतियों के केले के तने जैसी जांघें और संगमरमर जैसी बाहें आकर्षित करती हैं। तो मैं संन्यास कैसे लूँ? तो उसको पत्र आया एक ही डेट के पत्र में 2 जवाब दिया, 2 जवाब, 2 लिफाफे में, एक आज एक कल ऐसा। तो लिखे कि जब भगवान परमात्मा बुलाए तो चल पड़ो, फिर स्थगन ठीक नहीं, और संन्यास कोई आरोपण नहीं है, सहज जीवन संन्यास है। समझे कि नहीं? ये लिखा। तो पत्र पढ़ा, खट से मैं नारायण के यहाँ गया, मतलब चलो अब चल रहे हैं पहली गाड़ी से। बोले कि मैं तो घर चेंज कर रहा हूँ, 2 दिन लग जाएगा। हमला 2 दिन नहीं, मैं 1 मिनट अपना रुकूंगा। तो बोले हम 2 दिन पीछे आएंगे। हमला ठीक है। तो हम जनाब अकेले चले गए, और वैसे वैसे पूना पहुँचे, संन्यास लिए। 2 दिन बाद ये भी आए, ये भी संन्यास लिए नारायण। तो इस तरह मैं संन्यास लिया था। और हमारे लिए कपड़ा वहाँ डाई हो रहा था बॉम्बे में, लेकिन 2 जोड़ी हमने कर लिए थे, लुंगी
और साल ऐसे गिरवे कपड़े की ओढ़ने में, बनियान बनियान कुछ नहीं, लुंगी और साल वैसे तो जब निकल तो आपकी सन्यास की डेट क्या थी? 29 जनवरी 1971। और आपसे मिलके ये भी पता चला कि 1984 में ओशो ने घोषणा कर दी कि आप एनलाइटेड हैं। जी 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 जी। वो क्या था? कहाँ से घोषणा हुई, क्या हुआ? ऐसा हुआ दोस्त कि रजनीशपुरम में थे ओशो तो, और घोषणा जब हुई, एक स्वामी प्रज्ञान भारती थे पिपरिया में, उस समय थे, नरसिंहपुर के पिपरिया में थे, अभी भोपाल में है वो, और प्रेम निधि उनकी फ्रेंड थी, बाद में मैरिज किया। तो ये हमारा जन्मदिन सिर्फ एक दफ़े मनाया गया जीवन में। 11 मार्च को प्रज्ञान निधि आए थे पिपरिया से, एक दिन पहले वहाँ मना लिया था। टेप पे सब लोगों ने जो बोला अपने भाव व्यक्त किया, और वहाँ पापा जी उन्होंने किताब गिफ्ट वो भेजा, ये कैसेट सब हम गिफ्ट करने घर पे आगे दिए सतना में 11 मार्च को। 17 मार्च को मेरे जीवन का सबसे गहरा ध्यान घटित हुआ। 11:30 बजे ध्यान हो गया, 3:30 बजे दिन में वापस आया, तो एकदम नया कुछ ख्याल ना आया कहाँ हूँ क्या है। फिर ख्याल आया ओहो बाथरूम में था, ऐसा सब याद आया फिर ऐसा। तो वहाँ, और वो साल बहुत स्पेशल रहा 84 में मार्च में वो हुआ, जन्मदिन मनाया। फिर उसके बाद 17 मार्च को होली का दिन था, उस दिन ये घटित हुआ। और उसके बाद मार्च में नहीं, बाद में किसी महीने में प्रज्ञान जी निधि, तो प्रज्ञान जी ने कहा कि भैया का नाम इनलाइटनमेंट में आया है तो बधाई भेजें, टेलीग्राम करें। तो निधि ने कहा कि चल के करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बोले पता लगाओ अभी काशी एक्सप्रेस कहाँ है, तो रिंग किया पिपरिया में, तो बोला घंटी बज चुकी है, 8-10 मिनट में आ जाएगी। तो जल्दी झोला झंडी उठाए, वो पास में रहते थे, पहुँच गए स्टेशन, काशी से आ गए। यहाँ आए तो मैं जग गया था 4 बजे सुबह, लेकिन फिर पड़े अलसा रहे थे, जग रहा था, आँख बंद थी। और हमारी काल बेल जो है उसकी 2 स्विच रखता था, एक अंदर एक बाहर। तो अंदर से ऑफ कर देता ताकि रात में घंटी कोई ना बजा सके। उधर डाकू फाकू का एरिया है, कहीं कोई आदमी नाराज़ हो किसी कारण से, मैं अफसर था छोटा मोटा, तो कोई से कुछ करे तो कोई कभी ऐसा दुश्मनी हो तो। मतलब आप कटनी में थे उस समय? नहीं, सतना में कटनी में तो आखिरी में था। तो वहाँ वो भैया प्रज्ञान जी ने आवाज़ दिया कि भैया, तो मैं जब पुराना आवाज़ पहचान लिया। तो मैं इंडियन स्टाइल अंडरवियर पहनता था, नाड़े वाली, तो नाड़ा खोल के सोता था ताकि ज़रा भी तकलीफ ना हो सांस लेने में। तो जब भैया फिर आवाज़ दिया, पहचान लिया, तो इतना खुशी उत्साह में जल्दी से मैं एक हाथ से नाड़ा पकड़े और दरवाज़ा खोला। तब तक देखा संबोधि दूसरे कमरे में सोती थी बच्चों के साथ, तो ये जा चुकी है, दरवाज़ा खोल चुकी है, अंदर आ रहे हैं। तब मैंने जल्दी से नाड़ा बांधा और यहाँ आए, फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे कोमलता से धीरे धीरे पीछे किया, ले जाके सोफा पे इसे बैठा दिया। उसके बाद दोनों फूल लिए थे, फूल मेरे चरणों में चढ़ाया और झुके बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये गाया धम्मम शरणम और संगम शरणम राग में। उसके बाद उठे, हम बोले भैया क्या है, क्या बात है? बोले आपका नाम इनलाइटन में डिक्लेयर हुआ, दूसरी लिस्ट आई उसमें। हम बोला अच्छा ठीक है, आप ये बताओ कि सफ़र कैसा रहा, जगह मिल गई थी? ज़रा भी फिक्र नहीं उसकी। बोले जगह तो नहीं मिली थी, किसी तरह बैठे हुए मिल गया, लेकिन इतना उत्साह में थे कि पता नहीं चला। तो फिर बोले कि भैया क्या है? हमने कहा हमको नहीं मालूम क्या है। बोले इसका मतलब आपको प्रवक्ता नियुक्त किया ओशो ने, आप इसका मतलब ये, जो भी मतलब हो। तो हम पत्रकार वगैरह को बुलाए, इनका इंटरव्यू लिवाया वहाँ सतना में। बड़ा पत्रकारों से बड़ा हमारा वो हो गया था, बहुत प्रभावित थे वो। इंटरव्यू हुआ इनका, उसके बाद खाना वाना खाए ना, फिर मेल से बैठा ला इनको पिपरिया जाने के लिए 2 बजे दिन में। जब घर लौटा मैं, हम वाइफ और बच्चे एक आधे भी गए थे भेजने, या सब गए थे, नहीं तो लौटे तो घर में हम ही ने ताला खोला। तो पड़ोसी ने बताया कि फ़ोन आया था स्वामी आनंद विजय का, वो जबलपुर में एसएम ऑफिस में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। हमने कहा अच्छा, फ़ोन लगाया भाई एसएम को, हमने कहा वहाँ कोई स्वामी जी बैठे, वहाँ लीजिए। तो इन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम कर रहा हूँ, आनंद विजय। हमला भैया प्रणाम। तो बोले आप जबलपुर कब आ रहे हैं? हमला जबलपुर क्या आना ज़रूरी है? बोले जबलपुर तो आना ही पड़ेगा।
भगवान भगवान कहते थे। बोले जबलपुर तो भगवान आना ही पड़ेगा, हमला अगर आना ही पड़ेगा तो कल ही आते हैं फिर, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी पर नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी पे हूँ, नहीं तो बाद में कब छुट्टी लेता हूँ। तो ठीक है, बोले आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, आ रहे हैं। हम बोले अब तो झूठ बोलने की सुविधा हो गई है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल आऊँगा। बोले हम स्टेशन पे मिलेंगे, ग्रुप के साथ आपका वेलकम करेंगे। हम बोला मर्जी आपकी। अब उसके बाद जनाब हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगा, अनयूजुअल गड़बड़ नहीं कहना चाहिए, अच्छा होने लगा। तो हमने वाइफ से कहा तुम भी साथ में चलो, अकेले तो नहीं जा सकते हम। फिर शाम होते होते और शाम को 8 बजते ये हुआ, और ज़्यादा वो हुआ। तो हमने कहा बबलू को भी ले चलो, दो लोग चलो, तुम्हारे बस का नहीं, हमें कुछ हो रहा था। फिर दोनों गए, फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे, नीचे बैठे थे, मैं ऊपर लेट गया, लेटे लेटे गया जबलपुर। और जबलपुर पहुंचने के पहले मैं उतर के दरवाजे में खड़ा हो गया ताकि ढूंढने में उनको दिक्कत ना हो। तो 50, 60, 70 लोग थे, सन्यासी, इनका कैंप वैम्प चल रहा था सब। तो भाई ये अब गुरु भाई कोई लाइटन डिक्लेयर हो, सब इतना उत्साह होता है, सब अरे भगवान आए आनंद लाए, रजनीश आए आनंद लाए, रजनीश आए आनंद। इतना जंगी कीर्तन हुआ, इतना वेलकम हुआ कि पब्लिक खड़ी हो जाती देखने लगती थी क्या हो रहा है। और कोई दाढ़ी चूम रहा है, दाढ़ी लंबी थी इतनी बड़ी, लंबी दाढ़ी, लंबी वाल, कोई दाढ़ी चूम रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई पैर छू रहा है। एक महिला जो कि ध्यानवान में गहरी नहीं थी, लेकिन उस समय अस्तित्व ने मदद किया। हमारे दोनों पैरों पे लाखों करोड़ों चींटियां आनंद की ऐसे सड़क रही हैं, जो असहनीय लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे आनंद भी सहना नहीं होता बहुत। तो कोई अगर पैर पड़ता था तो वो कहती थी कि धीरे 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 धीरे, अपने आप अस्तित्व में संभलवाया धीरे, क्योंकि जरा भी ऐसा चोट लगती, हमें चोट लगती तो धीरे ऐसे कहे, धीरे तो धीरे छुए और कुछ चला जाए उधर तो हम हल्के थोड़ा यहाँ, और कुछ देर फिर ऐसे हो जाए, इस तरह हुआ। फिर आनंद विजय ने हमें कान पे आके बोले धीरे से कि भगवान थोड़ा 2 मिनट वेटिंग रूम में बैठे। हमने कहा हाँ, ना तो ख़त्म ही हो गया था, जहान्नम में जाने को कहते तो वहाँ चले जाते। तो वेटिंग रूम में गए भाई, तो वहाँ हम सोफा बैठे, सब फर्श पे बैठे। डॉक्टर अवस्थी हैं, बीजी अवस्थी, सन्यासी थे, ये भी हमारे पास, इनको मिलवाया था उसों से। तो इन्होंने कहा भगवान कुछ 2 शब्द बोलें। मैं बोलता तो ना सन्यासियों से, लेकिन 10-15 लोग पब्लिक खड़ी थी पीछे इनके, एजुकेटेड टाइप की, क्योंकि पूछा होगा क्या है, क्या बताया होगा, मेरा गुरु भाई एनलाइटन हो गया, तो स्वाभाविक वहाँ खड़े। तो उनके खड़े होने के कारण मैंने हाँ बोलता हूँ। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, ओशो जब बोलते थे तब जोक खूब सुनाते थे। अब मौन है, उस वक्त बोलना नहीं शुरू हुआ था। हमला भी मौन है, लेकिन जोक उनका जारी है। ओ बड़ी जी तालियाँ। हमने कहा लेकिन अगर मान लो जोक ना हो, सही हो, तो कल तक आप विवाद करते, मतभेद होता, विचारों में झगड़े होते, अब जो मैं कहूँ उसी को आप हाँ करोगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर सन्यासी एक दूसरे को बुद्ध समझे और ऐसा ही व्यवहार करे जैसे कि वो बुद्ध है, तो उसका भी बुद्ध तो करीब आएगा और तुम्हारा भी आएगा। धन्यवाद, बस प्रणाम। इतनी तालियां बजी। हमें 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि वहाँ अमेरिका में आनंद मैत्रेय जी यही बोले। किसी ने पूछा क्या है, बोले भगवान इज नॉटी, भगवान नटखट हैं, वैसे गपमार झूठ बोलते रहते हैं, जोक करते रहते हैं। सब एग्जैक्टली वही बात। लेकिन हमें यह हालत हो गई, हमारा पूरा बॉडी जैसे चमड़े का बैग हो। ये बैग है एक, और इसके अंदर हड्डी मांस मज्जा कुछ नहीं, गोंद गम समझते हैं, गम, अरे वो गम जो गलती है, आँच पाक गलती है, मोम मोम मोम, मोम, गोंद नहीं मोम, वो आँच दो तो गलती है, इसे पिघलती। तो पूरा ये सब पिघल रहा है अंदर, और पिघलने में बहुत माइल्ड पेन होता था। पेन ही शब्द कहना पड़ेगा, लेकिन प्लेजेंट था, बड़ा सुखदायी था, कुछ हो रहा है। पूरा ये महीनों पिघलता रहा शरीर, और मैं मेरा इससे बाहर बिल्कुल ये सब होता रहा। इतना होश बढ़ गया था कि क्या बताएं। भीड़ चल रही, साथ में कोई गरीब आदमी बेचारा वहाँ कह रहा है कि 2 मिनट रास्ते में, अगर 2 मिनट हमारे यहाँ, ये लोग कह रहे नहीं नहीं, हमें सुनाई पड़ जाता था। मैं देखता था क्या है यहाँ हो, बोले मेरा घर भगवान रास्ते में ही पड़ता है, 2 मिनट। हमने इनसे कहा भाई चलेंगे, वहाँ गए। कहीं रास्ते में कोई था मंदिर, इस तरह कहते कहते अच्छा आनंद विजय के यहाँ जब गए, आनंद विजय के यहाँ गए तो वहाँ फिर उत्सव हुआ। फिर रात को सोई सुबह हुई। रात को तमाम वो स्वामी एक थे प्रेम चैतन्य, कांचघर एरिया में रहते थे, ट्रक व्रक चलता था उनका।
तो वो कहते अपने यहाँ ले जाने को कहते थे। हमसे बोले भगवान हम बोला भाई देखो हमें आनंद मैत्री लाए आनंद विजय जी यहाँ, तो मैं अभी उनके अंडर में हूँ, आप उनसे पूछिए जो कहें वो हम राजी हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब रात को जाना ठीक नहीं, सुबह आइए ले जाइए। तो ठीक कहा उन्होंने, 10:30-11 बज रहे थे रात को, तो ठीक कहा। तो फिर वो मान गए। सुबह आए फिर हमें ले गए अपने यहाँ। तो उनके यहाँ जाते समय ये सब हुआ, वहाँ भी सब सजावट किए हुए वेलकम करने के लिए वेलकम हुआ। फिर उनकी बहन जो है वो हमारा महाकौशल से जाना था वापस। आपका इस चर्चा पे भी हम लौटेंगे। हाँ। आपका अमेरिका जाने का किस्सा क्या था? जब आप अमेरिका पहुंचे, आपका वीज़ा हो नहीं पा रहा था और हाँ, वीसा हमारा रिजेक्ट हुआ। मैं तो जोक में मजाक में गया। मैं क्या होता जब छुट्टी की एप्लीकेशन लिखता था ना, तो लिखता था कि भगवान श्री रजनीश का कैंप अटेंड करने जाना है यहाँ माउंट आबू फला तारीख। तो 3 दिन से अधिक छुट्टी हो तो एड्रेस लिखना पड़ता है कहाँ रहूँगा, तो उसमें लिख देता था कि किसी होटल में। अब हमको क्या मालूम कौन से होटल में ठहरेंगे, इस तरह। तो आपका प्रश्न था जाना कैसे हुआ। तो वहाँ 84 में एक स्वामी जी जो बोकारो में इंजीनियर थे, हम नहीं जानते थे उनको, लेकिन उनकी बहन रहती थी यहाँ सतना में। तो वहाँ से हमारा छोटा भाई प्रताप जी जो है, इतने सारे रजनीश देव लेटर मोटे एक 80-80 पेज के होते थे, तो भेजा था। तो बोले कि हाँ हम सतना जाएंगे, हम दे आएंगे। तो वो बहन के यहाँ आए, लेकिन वहाँ से हमारे यहाँ आए सुबह। तो फिर रात को 8-8:30 बजे भांजा आया, कहने लगा मामा जी आप तो इस टाइम तो चल के खाना खाओ, नहीं तो बैठे रहते दिन भर, इतना मज़ा आता, जाते नहीं थे। तो इतना आनंद से भरे थे 84 में जो गए थे। तो बोले कि भाई आप जाइए। हम लोग जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बोले नहीं आपको 85 वाले में जाना चाहिए। हमने कहा नहीं भाई अभी नहीं जा सकते। अरे बोले वजह, हम लोग वजह नहीं बता सकते। अरे सब बातें नहीं बताना चाहिए। बोले नहीं आप बता। हम लोग भाई देखो अगर मैं नौकरी छोड़ दूँ तो पैसा मिलेगा तब जा सकता हूँ एक बार, लेकिन नौकरी छोड़ दूंगा तो लोग कहते हैं वीसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नाम पे और कुछ है नहीं, ज़मीन घर द्वार कुछ भी, और वैसे पैसा नहीं। अब ये किसी से कहते नहीं बनता कि हाँ पैसा दो हमें, हम जाएं और लौट के आएंगे तो 90 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तब हम नौकरी छोड़ेंगे तो पैसा मिलेगा, तब हम आपको देंगे। तो ये ज़रा जचता नहीं। बोले नहीं मैं तो अपनी कार बेच दिया था, गया तो 16,000 उसमें का बचा हुआ बिल्कुल अलग ही रखा है, उसका कोई अभी ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, आप आज्ञा करें तो ड्राफ्ट भेज दूँ। जाके हम बोला नहीं अभी हम तय नहीं कर पाएंगे, नौकरी करेंगे छोड़ेंगे, क्यों मेरा बॉडी बिल्कुल 1.5 साल तक मुझे होता रहा कुछ। तो वो बोले कि मतलब आप जाएं। तो हमने बोला भाई अभी मैं नहीं जा सकता, हम बताएं अभी तय नहीं कि मैं नौकरी करूँगा या छोड़ूंगा। तो बोले अच्छा जब अगर विचार बनाए कि हाँ अभी नहीं छोड़ना है तो आप खबर करिए, आदेश दीजिए, मैं भेज दूँगा। तो बाद में तय यही हुआ कि हाँ हमें वीसा नहीं मिलेगा, नौकरी छोड़ देंगे। तो और उन्होंने मन बना दिया हमें जाने को। तो हमने उनको खबर किया, 16,000 1,000 और मिला, 17,000 को उन्होंने ड्राफ्ट भेजा। श्रीमती जी 5-7 हज़ार रुपये श्रीमती जी ने लाया और मैं गया। उसके पहले ऐसा हुआ मजाक में मैं जो छुट्टी के लिखता था एप्लीकेशन, तो भगवान के कैंप जाना लिखता था, तो मैं जानबूझ के एक एप्लीकेशन लिखा कि हमें अपने भगवान श्री के गुरु जी के दर्शन करने जाना है अमेरिका, तो कृपया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो जाता है 6-7-8 लोगों के सामने से गुजरता है, यहाँ से डिस्पैच में जाएगा, वहाँ के डिस्पैच पहुँचेगा, फिर कंसर्न ऑफिस में जाएगा, उसका OS देखेगा, साहब के पास जाए, तो तमाम लोग देखेंगे भगवान रजनीश लिख रहा है कोई। तो वहाँ से आया कि आपने नहीं लिखा, फंड कहाँ से मीट करेंगे। और एक बात, दूसरी बात है मैं इंस्पेक्टर था तब, तो बोले कि आपको GM बॉम्बे को लिखना पड़ेगा, वो आपको वीसा दे सकते हो, नो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, यहाँ से कोई नहीं दे सकता। तो हमने कहा ठंडा मामला। एक दिन एक साहब थे, उन्होंने बताया कि उनको जाना था कहीं कनाडा या कहाँ, तो पूछा गया फंड्स, तो इन्होंने लिख दिया कि फैमिली सेविंग एंड हेल्प फ्रॉम इन लॉज। अब इन लॉज में सब आ जाते हैं, साले भी, बहनोई भी, ससुर भी, सब आ जाते हैं। तो हमें ट्रिक मिल गई। तो फिर मैंने बॉम्बे को लिखा GM को कि हमें अपने भगवान श्री का गुरु जी के दर्शन करने अमेरिका जाना है और हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। और जहाँ तक संबंध है इसका, अंग्रेजी में लिखा पड़ी होती थी सब, जहाँ तक संबंध है इसका फंड का, तो फंड जो है मेरी फैमिली सेविंग और हेल्प फ्रॉम इन लॉज। तो जनाब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बन के आ गया। जाना नहीं, ज़बरदस्ती दौड़ा रहे, सब देखें, सबके आगे नाम भगवान श्री का जाए, बार बार जाए, इसलिए जाना नहीं था। ये तो इसके बाद बंदा आया
और जाने के लिए चाबी भरा और जाने के लिए चाबी भरा। तो हम जब गए दिल्ली, तब तक खेल खेल में हो रहा था, खेल खेल में। एक स्वामी जी ने कहा, सतीश स्वामी के यहाँ ठहरा था, रपति आदमी है, तो सुबह 9:30 बजे से रात को 10 बजे तक 15-20-25 लोग आना और दिन भर रहते थे। सबको मिठाइयाँ, फल फूल, सब ठंडा गर्म सेवा होता था। तो स्वामी जी ने कहा हमें कि अगर दाढ़ी आप ट्रिम करवा लेते तो अच्छा रहता, इतनी लंबी दाढ़ी। हम लोग क्यों बोले, अरे इन लोगों को गलती अमेरिकन लोगों की है, लेकिन उनका दिमाग ऐसे ही समझते हैं कोई ऐसे गंदे गुंदे आदमी को जाने का अपने देश में परमिट कर रहे हैं। तो हमने कहा ओशो तो गए थे, तो बोले ओशो की बात दूसरी है यार। तो उनका लॉजिक जो है हमें लगा कि ठीक है। हमने कहा दिन में बताना था, फिर कहीं बनवा लेते। तो एक सन्यासिनी थी लड़की, वो बैठी वहाँ, तो बोली कि मैं तो पार्लर की ट्रेनिंग ले रही हूँ, 4 महीने हो गया, मैं अभी कट कर सकती हूँ। लाजवाब हमने कहा अच्छा ठीक है। कैंची आई भाई, हमारे बाल ये सब काटे, दाढ़ी का 4-5 दिन तक मैं अपना चेहरा देखता, लगता कोई और है। घर में घुसूँ, बच्चों को पत्नी लगे कोई और घर में घुसा रहा है। भाई 85 की बात है, संन्यास लिया 71 में, उसके भी पहले से दाढ़ी बाल बढ़ रहे थे। तो 14 साल की दाढ़ी बाल, और एकदम से अलग हो जाए तो बिल्कुल आदमी दूसरा दिख रहा है। 4-5-6 दिन के बाद अभ्यास हुआ। तो वहाँ जब ओशो खबर लगी कि उसका वीसा रिजेक्ट, अच्छा हम खेल खेल में गए वहाँ वीसा दफ्तर, एम्बेसी दिल्ली में, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने कहा सर वहाँ कोई खर्चा वर्चा नहीं होता हमारा। बोले नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो रिजेक्ट कर दिया। तो जब खेल खेल में हो रहा, फिर मैं ऑटो में बैठा, सतीश जी की अभी कार नहीं आई थी लेने के लिए, ऑटो में बैठा और रोता हुआ रास्ते पर। पत्नी साथ में थी, सहारा बोले नहीं रो मत, इतना मत परेशान हो, फिर मौका लगेगा फिर चले जाना, कोई बात नहीं, इतना नहीं दुखी होते। वहाँ गए, मालूम, अब वहाँ फिर मालूम पड़ा भगवान को, तो भगवान ने स्पॉन्सरशिप लेटर भिजवाया। तो लेटर जब आया तो सपना के पते पे, उसके पहले साइलेंट के पत्र आया था। इतना सूक्ष्म दृष्टि रखता था, इतना सूक्ष्म, अभी भी रखता हूँ, बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो वहाँ साइलेंट के पत्र में था कि फला फला स्वामी, आपके मित्र स्वामी सत्यानंद भारती, जो कि नवसारी के रहने वाले हैं, ये आपके लिए स्पॉन्सरशिप का लेटर भेज रहे हैं, और अब जो है अगर वो चाहेंगे भी तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने समझ लिया कि हमें हमारे मित्र कहना पड़ेगा, कोई पूछ ले तो, और ये नाम है और नवसारी के रहने वाले हैं, ये समझ में आ गया, इसीलिए इतना लिखा था। तो जनाब वो आया स्पॉन्सरशिप लेटर। तो उस समय दिल्ली में गोले चल रहे थे, बारूद चल रहे थे, प्लेटफॉर्म तक पे गोले चल रहे थे, दंगे मचे हुए थे। सब कहें दिल्ली भाई, सब कहें भाई जिंदा रहना जरूरी है, मार दिए जाओगे, वहाँ जाओगे तो। फिर बॉम्बे गए तो सरल ट्रेवल्स नाम के थे बेचारे एजेंसी, तो उनसे मिले तो बोले कि जहाँ तक है ये रिजेक्ट हो जाएगा, आप वहीं जाते तो ठीक था। हमारा वहाँ तो जाने नहीं दिया, लोगों ने कहा मार देंगे, बड़ा उत्पात मचा हुआ है वहाँ। तो उनकी जो काम करने वाली 2-4 थी, उनमें एक एक्सपर्ट टाइप की रही हुई, तो उससे पूछा देखो कैसा, तो उसने देखा, तो उसने बोला कि इनको वहीं जाना था, यहाँ रिजेक्ट होने की पूरी संभावना। तब तक मैं इतना थक गया था, लगता था गिर जाऊँगा। तो एक लड़की थी, नाम भूल रहा हूँ उसका बेचारी का, तो वो हमारा हाथ पकड़ के सहारा दे के चला रही थी, सहारा न दे तो मैं गिर जाऊँगा। तो कहे कि ऐसा करिए आप कि पहले चलिए वहाँ चर्च गेट में, हमारे फ्रेंड थे, चर्च गेट चलते हैं, वहाँ नहाइए, खाइए, सोइए, आराम करिए, और फिर कल सोचिएगा कि क्या करना है। हमें बात ठीक लगी, मैं गिर पड़ता ऐसा लग रहा, वो हेल्प न करती है, सहारा दे दे के पुल पर चढ़ाया, पुल पर गए, उधर फिर टैक्सी किए गए वहाँ। तो रात में इन्होंने रात में कहा, स्वामी जी के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि आप तो यहीं जाइए, हो जाएगा। हमने कहा यही निर्णय में, मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं एसी का टिकट लेता दिल्ली जाने के लिए, और दूसरे क्लास में नॉन एसी में मैं सफ़र नहीं करना पसंद करता, क्योंकि वहाँ दूसरे क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं, शोरगुल, झगड़े, धुआं धक्कड़, सिगरेट सब मेरा छूट चुका था। सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर, पान खाता था, चाय पीता, सब छूट गया था। 45-50 साल हो गया। तो हमें एसी का टिकट लेने के लिए पैसा नहीं, और इसमें हम जाएंगे, इसमें जाएंगे, दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमारी मौत तक हो सकती है। तो क्या करें हम बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो यहीं जाइए, हो जाएगा। हमने कहा ठीक है यहीं जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ जाने को ठीक नहीं हमें।
तो यहाँ गए भाई, और उन्होंने सब देखा कागजात, तो टिक मार्क रहता है किस कारण रिजेक्ट हुआ, और देख लिया स्पॉन्सरशिप लेटर, ओके हो गया, ओके हो गया। तो अच्छा, इन्होंने हमें सरल ट्रेवल्स वालों ने नकली एक टिकट बना के दे दिया था, फर्जी टिकट भी लगा दिया। टिकट ऑलरेडी हमारा रिटर्न टिकट भी है वहाँ से, तो उन्होंने ग्रांट कर दिया। तो इनको आगे बताया तो इन्होंने हमें फिर असली टिकट बनाया, और उस समय 11,000 में आने और जाने के दोनों टिकट अमेरिका का। कोई वहाँ मैच भी चल रहा, तो लास्ट डेट थी मेरी, उस समय जो जाए तो कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, तो 11,000 में जाना ना दोनों, और $500 वहाँ देना था 7 दिन के लिए। तो इस तरह मैं अमेरिका गया। वहाँ जहाज़ में 2 बम्बई के सन्यासी स्वामी और 3 माँ मिल गई, तो 6 लोग हो गए हम। तो उसके बाद फिर रास्ते पर मौज में गए। गाड़ी वो थी जहाज़ TWA, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस है, लेकिन दिल्ली से, यहाँ से बम्बई से ही लेट छूटी थी 2 घंटे, बहुत चेकिंग हुआ। तो उसके पहले एक जहाज़ जिसमें 345 या 400 लोग मर गए थे, कनाडा से चली थी इंडिया के लिए, तो बड़ा, तो इसलिए चेकिंग बहुत बढ़ गई थी। कोई अंदर नहीं जा सकता, सबको बाहर से लौटना पड़ा, वाइफ को। तो वहाँ फिर गए, फिर पता नहीं क्यों इनको रास्ते में फ्यूल कम पड़ गया। आइबेरिया शेड्यूल नहीं था जाने का, पहले कैरो, फिर उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद फिर वो आइबेरिया गया फ्यूल करने के लिए। फ्यूल करने के लिए वो खड़ा होता है तो 40-50 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क गए, तो लेट पहुँचे, तो लोकल फ्लाइट जो है वो मिस हो गई थी। तो होटल में ठहराया गया, ट्रैवल उसके तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से टैक्सी में भेजा गया, होटल में बढ़िया ठहराया गया। और अगले दिन लोकल फ्लाइट जो थी 3:55 पे थी दिन में, आफ्टरनून में। तो हम लोग 6 थे, तय किया गया कि अपन न्यूयॉर्क घूमते हैं कल। तो संडे था जनाब, तो टैक्सी किया गया और न्यूयॉर्क घूमा 4 घंटे। 4 घंटे में ड्राइवर बोल रहा इतना आपने घूम लिया, अगर दूसरा दिन होता ना तो 6 दिन में इतना नहीं घूम सकते, इतना भीड़ रहती है। संडे को सब निकल जाते हैं वीकेंड पे बाहर, इसलिए घूमे। तो उसके बाद फिर आगे उसको बोल गए थे होटल वालों की लंच रेडी रखना। फिर आप शाम तक वहाँ पहुँचे होंगे रजनीशपुरम? नहीं, शाम को नहीं पहुँचे, हम बता रहे हैं। मज़ेदार लिंक ऐसा है कि जरा भी मिस करो मज़ा कम होगा सुनने वाले का, जो भी सुनेगा। वहाँ फिर क्या हुआ कि बोल कर रहा था लंच रेडी रखना, हो सकता है हम लेट पाएँ, और तुरंत खाना खाओ, चलो टैक्सी भी रेडी रखना ताकि टाइम पर पहुँच जाए। तो हम लोग आए घूम घाम के, फिर वहाँ लंच लिए और चल दिए, बैठे हवाई जहाज़ में सेंट लुइस में फिर चेंज करना था। सेंट लुइस में चेंज करके तब पोर्टलैंड के लिए। तो वहाँ रात को 9:30 पौने 10 बजे तक इतना तीखी धूप थी जैसे कि दिन हो। 10 बजे रात तक पोर्टलैंड उतरे, सामान हमारा रह गया था, तो दूसरे PC फ्लाइट से आ रहा था और आधे घंटे रुके रहे। अच्छा, 30 तारीख की शाम तक वहाँ अपने कम्यून की तरफ से बस का इंतज़ाम था, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो उस समय बस का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हम लोग वहाँ टैक्सी करना पड़ा, $150 में टैक्सी किया। तो हम 6 लोग थे, तो वहाँ हमने भी 150 मिलाया। और वहाँ जब पहुँचे, अब रात में पहुँच रहे हैं, तो हम चिंतित हैं। हम 11 बजे तो यहीं पहुँचे थे पोर्टलैंड, और वहाँ जब टैक्सी करके जब गए तो चिंता ये थी कि दिन का टाइम होता तो माता जी हैं ओशो की, हमारे पास टैक्सी के दिया तो $25 ना, वही $25 कम हो रहे थे। और सुना था कि ये शीला जो है बहुत सख्त है पैसे के मामले में, $5 भी किसी कम नहीं करती। तो $25 मेरा कम है, क्या करेंगे? दिन का टाइम होता है, माता जी को बताता है, मेरा छोटा भाई प्रताप है, उसको, वो भी इंटरनेशनल सब जानते हैं दुनिया के लोग, तो उसको बताता है अब रात को हम क्या करेंगे, बड़े चिंता में थे। वहाँ जब पहुँचे तो हमने कहा कि वी कम फ्रॉम इंडिया। 4 लड़कियाँ सन्यासी 18, 20, 22 साल वाली सब खड़ी वेलकम सेंटर। तो उसने बोला आर यू स्वामी अगे भारती, क्या आप स्वामी अगे भारती हैं? मैंने कहा हाँ मैं स्वामी अगे भारती हूँ, लेकिन आप कैसे जानती हो? बोली 1 बजे रात तक यहाँ मुक्ता इंतज़ार कर रही थी आपका, आप 1 बजे तक नहीं आए तो फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दे के हमें चली गई। बोला मुक्ता कौन है? बोले एक टेम्पल कहते हैं डिपार्टमेंट को, बोले एक टेम्पल की कोऑर्डिनेटर है वो। तो टेम्पल की कोऑर्डिनेटर हमें रिसीव करने आई थी। तो हमने अच्छा मौका उचित समझा। हमने कहा कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ $25, $25 मेरे पास कम है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप वहाँ एक कॉफ़ी पीजिए और यहाँ फिर चेक करवाइए, उसके बाद आ जाइए, कर देते हैं सब। तो गए भाई, एक कप कॉफ़ी पिए,
चेक करने वाला पश्चिमी था, वो चेक कर रहा था, हमें हमारे खुशी में आंसू गिर रहे थे। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। सूटकेस चेक किया, ब्रीफ केस चेक किया, बैग चेक किया, पैंट का आगे पीछे सब। ऐसा होना चाहिए सन्यासी। चेक इसलिए करते हैं कि कोई गलत चीज़, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ लेके तो नहीं जा रहा है अंदर। भारतीय होता तो एक दो चेक कर लेता, कहता जाओ, या पहचान वाला होता चेक ही नहीं करता, कहता जाओ, समझे कि नहीं। यस, इतना फ़र्क है पश्चिमी उसमें। तो उसके बाद आए यहाँ, तो उसने बनाया सब वो, और बाहर आके टैक्सी, आश्रम की टैक्सी, कम्यून की, कोई कार पे भी आते हैं तो उसके आगे कार और नहीं जाती रिसेप्शन के आगे, तो टैक्सी रहती है, बस रहती है अपनी। तो टैक्सी वाले को बताया कि वहाँ ले जाइए उनको, ये नंबर में। तो वहाँ गए हम, वहाँ इस नंबर में। सुबह मुक्ता फिर आई देखने के लिए कि आर यू कम्फर्टेबल, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मदद कोई चाहिए ज़रूरत। हम लोग नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। 8:30 बजे लेक्चर हो गई फिर। तो अब ये समझ लीजिए कि ओशो ने कहा होगा शीला को, क्योंकि ना तो मुक्ता हमें जानती, ना मैं मुक्ता को जानता था। अब वो एक डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी वो, और शीला से पत्र जरूर साइन करती थी, पत्र आते थे, लेकिन इतना संबंध नहीं था कि वो कोई कोऑर्डिनेटर भेजे मुझे रिसीव करने के लिए। पक्का ओशो ने कहा होगा शीला को कि अगर भारतीय आ रहे हैं तो भेजो किसी को, जिम्मेदार आदमी को, जो उसको रिसीव करे और जाके उसका कमरा वमरा ठीक ठाक कर दे, समझे कि नहीं। तो सुबह तभी पूछने भी आई वो। उसके बाद सुबह लेक्चर में रहा 8:30 बजे से। फिर जब कार ड्राइव का टाइम, बड़ा फैंटास्टिक इवेंट था उस दिनों, कार ड्राइव बहुत फैंटास्टिक। सब लाइन में खड़े हो जाते थे, और कोई ब्राज़ीलियन डांस कर रहा है, कोई कहीं का गाना गा रहा है, कोई इंडिया के लोग कीर्तन गा रहे हैं, मस्ती में नाच रहे हैं, कोई फूल लिए, ये तो अपन तो खाली हाथ गए, फूल भी नहीं, पता ही नहीं था। तो एक काला काला आदमी था, होना चाहिए वो दक्षिण भारत का, इंडियन। तो उसने कहा ये साला इनलाइटेंड है, इसको अंदर बीच में मत घुसने देना। अच्छा, मैं घुसने का प्रोग्राम नहीं था मेरा, मैं तो खुश था कि मैं अपनी आँख को, लाइन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, मेरी चाल तो धीमी थी, तो मैं खुश था कि मैं आखिरी तक खुद अपनी आँख से देखूंगा कहाँ लाइन कितनी दूर जाती है, ख़त्म होती है। बीच में रुकता तो दूसरों पर निर्भर करता, मैं देखने का ना मिलता, तो मैं तो जा ही रहा था आखिरी में। लेकिन उसने ऐसा कहा, उसको पता नहीं, ऐसा कहे कि उसने अपने एनलाइटनमेंट को थोड़ा पीछे घसीटा, उसको पता नहीं, इज नॉट अवेयर, ढकेला पीछे। खैर गए, इतने में वही दिल्ली वाले सतीश स्वामी और स्वामी योग चिन्मय खड़े थे एक जगह। तो बोले स्वामी जी यहाँ आइए, यहाँ आइए, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ आइए। हम बोला हम वहाँ देखना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, आप यहाँ आइए, आप रहोगे तो हमें कुछ सेकंड और ज़्यादा भगवान देखने को मिल जाएंगे नज़दीक से। तो हम समझे नहीं क्या मतलब, चले गए भाई, इतना भाव से बुला रहे थे। तो भगवान श्री जब आ रहे थे, दूर थे 60-70 फीट दूरी पे, तो देखा कहीं कभी कभी खुद ड्राइव कर रहे थे, लेफ्ट हैंड ड्राइव था, इसी तरफ थे। तो कहीं कहीं रुक के किसी को सर पे हाथ रखते थे। हाँ, इन्होंने बोला जो भगवान ब्लेसिंग देंगे तो कुछ सेकंड में ज़्यादा मिल जाएगा। हम समझे नहीं ब्लेसिंग देंगे क्या मतलब। जब वो देखा हमने समझ में आया कि ब्लेसिंग का ये मतलब होगा जो हाथ रख रहे हैं। जब थोड़ी दूर रहे, जैसे यहाँ से दीवार है, देखे नहीं गए। हाँ, मैं लड़खड़ा गया पीछे, तो इन दोनों ने मेरा हाथ पकड़े संभाला, मैंने भी सहयोग किया, फिर आ गया, खड़े हो गए। देख नहीं सकता था, सिर झुका लिया बस। कुछ देर बाद एक वक्त आया, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि स्पर्श कर रहे हैं भगवान सिर पे। तो निकल न जाए, नज़दीक से देख लें एक दफ़े। कभी हमें अपेक्षा नहीं की कि हाँ हमें मिलने को बुलाए, हमें घड़ी भेजे इंडिया, ये सब ऑलरेडी जो मैं किया उससे अनंत गुना ऑलरेडी कर चुके थे, मैं इतना प्यार कर चुके थे। लेकिन सब एक्स्ट्रा करते गए हो कि वहाँ हमने सोचा जरा नज़दीक से देख ले के बाद फिर मिलते कि नहीं देखने को। जैसे मैंने देखा, ऐसे देखना, और भगवान श्री एक सेकंड से भी कम देखना हो, तब तक वो बहुत पल भर को बहुत सब वही फ्लिक, और भगवान आगे गए। उसका मैं तो हाथ पैर सब ढीले हो गए। और वो लोग, हमें समझ में आया कि वो लोग यहाँ बुलाए थे, क्यों क्या कह रहे थे। थोड़ा रुके तो इनको भी और देखने को। 3 बजे वही मुक्ता आई, बोले अगे भारती जी। फिर पूछा कोई चीज़ चाहिए, कोई मदद हो, बार बार कहे कि एनीथिंग यू नीड, एनीथिंग, बार बार पूछे वो। तो हमने कहा, उन दिनों में 4 बजे शाम को एक चाय पीता था 24 घंटे में।
तो हमने कहा 4 बजे मैं एक चाय पीता हूँ और चाय वहाँ जाने पे मिलेगा। बोले नहीं हम बना के देते। तो हर हाउस में सब इंतज़ाम था, चाय का, कॉफ़ी का और ढेर सब कुछ का, सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। तो जाके चाय बना के ले आई और हमें ये नमाज की मुद्रा में घुटना टेक के बैठ के वो कोऑर्डिनेटर सर्व करती थी। उतना प्रेम और सम्मान कहीं नहीं मिला जितना वहाँ मिला। पीने लगे तो पूछे कैसी है, मतलब बहुत अच्छी है। तो बताया कि पता नहीं क्या वो नहीं थी, नहीं तो और बढ़िया होती। नहीं नहीं बहुत अच्छी है। फिर बोले मैं 6 बजे आऊँगी, तैयार रहिएगा, शीला के पास ले चलूँगी, शीला भगवान के पास ले जाएगी, भगवान ने बुलाया। किसी से कहिएगा नहीं कि वो भगवान किसी से मिलते नहीं। ठीक गई भाई, चाय पी चुका, उसके बाद नहाया वहा, तैयार हुआ। अब दूसरा कोई होता तो शायद बताती कि ऐसा वैसा करना, मेरे सब मालूम था उसको। कपड़े वपड़े दूसरा धुले हुए पहना, अंडर गारमेंट धुले हुए पहना, खुशी में खुशबू बदबू ना हो, सब तैयार। 6 बजे आई तो बिल्कुल रेडी था, तो बड़ी खुश हुई। गुड, आप रेडी हैं, चलिए। कमरे से निकलने लगी तो पलट के हमें एक चीज़ कहा जो खटकती है, हमें बेहोश लोग रहते हैं जो। उसने कहा कि किसी से कहिएगा नहीं, नहीं तो नहीं ले चलूँगी मिलाने। 1 सेकंड को मेरा जैसे हार्ट बीट बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। अरे मैंने तो कहा नहीं मुझे मिलने चलना है ना, मैंने तो कहा ही नहीं कि हमें भगवान से मिलने जाना, भगवान ने बुलाया है। सच। तो ये कहना गलत है कि हाँ तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। लेकिन हम कुछ नहीं बोले, 1 सेकंड, और बस 1 सेकंड में ही वो ओके कम नॉर्मल हो गई। फिर कार चलाई, वो बैठे उसके बगल में, ले गई शीला के यहाँ। शीला वहाँ जो लेके हमें चली, काफ़ी वाफ़ी पूछा है वो सब। तो रास्ते में जैसे कोई महा VIP आया हो, बताते एक चीज़ कि यहाँ ये कुछ नहीं था, इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, यहाँ ये सब सन्यासियों ने बनाया, सब अपन ने बनाया। दिखाती बताती जैसे कोई बड़ी हस्ती आया हो, पर इंस्पेक्शन करवा रहे हो, दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचे जब तो वो बोले कि 1 मिनट रुकिए, देख ले भगवान को। देखा तो भगवान श्री बैठे थे। बोले आइए, कम गए, भगवान श्री बैठे थे। चरण भी छूते थे, चरण से दूर में हाथ रखता था, क्योंकि इतना छू जाना भी जो है, हालांकि छू जाने पे एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी ऐसी नहीं जैसे इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी है, तार चाहिए। जब भी सदगुरु याद करता है तुम्हें, एनर्जी मिल जाती तुम्हें, जहाँ भी हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो। जब भी कभी सदगुरु तारीफ कर देता है कि आपको भर जाते हैं एनर्जी से। तो उसने कितनी बार मेरी तारीफ किया, बताऊंगा कभी मौका आएगा। तो चरण स्पर्श किया। उसके बाद उसने पूछा कि एक दिन लेट आए क्या, तो हमने बताया कि जहाज लेट हुई थी, लोकल कनेक्शन मिस हो गया, इसलिए न्यूयॉर्क में रुकना पड़ा। बच्चों का एक का हाल पूछा, कैसे है, कौन क्या है। अमित को कुछ होता तो चक्कर आता, तो बताया उसको ऐसा चक्कर आता है, सब गड़बड़ घबरा जाते हैं। तो कुछ कहते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ ना हो, मिर्गी टाइप की। बोले नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। उसमें फैन आना ज़रूरी है, फैन नहीं आता उसको तो कुछ नहीं होगा, बाद में ठीक ही होगा। फिर बोले लेक्चर सुबह कैसा रहा। यहाँ कभी कभी पूछते थे लेक्चर कैसा रहा, तो मैं बताता था। उस दिन मैं मीठी सी नाराज़गी जाहिर करते हुए मैंने कहा क्या मतलब, तो जैसे कोई छोटा बच्चा एक्सप्लेनेशन दे। बोले यही कि लोग कहते हैं मैं हार्ड ज़्यादा बोलता हूँ। हमने कहा भगवान सो तो ठीक है, आप हार्ड ना बोले तो बोलने का आपके मतलब ही क्या रह जाता है। फिर इस तरह बात हुई। फिर बोले, हमने बोला नहीं, वो बोले मिश्रा जी खत्म हो गए। हम बोला मिश्रा जी खत्म हो गए, 6-7 महीने बाद उनकी पत्नी, अच्छा पत्नी भी खत्म हो गई। हम बोला, बोले अच्छा हुआ। हम बोला वो नारायण भी खत्म हो गया। बोले नारायण कौन। हम बोला मेरे साथ आता था ना। फिर दिमाग में जोड़ डाले, उन्होंने कहा भगवान छोड़ दे उसको। तो एकदम रिलैक्स हो गए, छोड़ दिए। जरा कहा छोड़ दिए, रिलैक्स हो गए, भूल गए। संन्यास छोड़ दिया उसने, घर वालों के, पत्नी के विरोध, साधु का विरोध, सड़ुआइन के विरोध, सबका विरोध। तो हमें तो विरोध होता तो मैं तो मुक्त हो जाता, सबको छोड़ के मैं भगाया होता। ये सब स्वीकार किया हमारा बच्चों ने, पत्नी ने, हम छोड़ नहीं सके इनको। तो उसके बाद फिर यही होते थे। बोले देखिए बात जरा सी लेकिन कितनी मज़ेदार है, कितनी मीठी है। बोले शहर देखे। हमने कहा शहर जो है आज तो पहले दिन है, थोड़ा देखा। तो बोले कि
बोले बोले पूरा देखो तुमको अच्छा लगेगा, पूरा देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा मतलब क्या? मतलब है इतना प्यार करता है ओशो को कि जितना देखेगा सब तो खुश होगा, अच्छा होगा, ये मतलब नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा। और बोले कब तक वीसा है? मतलब 6 महीने। बोले 6 महीने रुको, फिर छुट्टी ले लो। बोला छुट्टी तो नहीं मिलेगी, मेडिकल भेजना पड़ेगा। तो शीला से 6-7-8 फीट दूर वो बैठी थी, हम तो चरणों के पास बैठे थे। तो बोले शीला इतना बड़ा वो कम्यून चला रही तो आपको भी वो करेगी सब। तो उसके बाद और कुछ याद नहीं क्या और बातें हुई, लेकिन करीब 50 मिनट 45 मिनट काफ़ी लंबी मुलाकात थी। हाँ लंबी थी। ठीक है, ये हमारे साथ स्वामी अज्ञेय भारती जी थे। आप वो एस्पा देख रहे हैं, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। ये काफ़ी लंबी यात्रा है जो अज्ञेय भारती जी की नज़र से हम इस बार ओशो को देखेंगे और जानेंगे। काफ़ी सारी किताबें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अब अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं। देखते रहिए एस्पा।